हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे 1890 से प्रथम विश्व युद्ध तक दुनिया कैसी थी। आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले तक वह दुनिया कैसी चल रही थी और क्या कारण थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसे द ग्रेट वॉर भी कहा जाता था। समकालीन विश्व का इतिहास ये बुक है। 1890 टू 2008 के बीच का इतिहास इसमें बताया गया है। 1890 से प्रथम विश्व युद्ध तक की दुनिया 19वीं सदी के अंतिम दशक के आसपास से लेकर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने तक दुनिया में यूरोप का बोलबाला था। तो यूरोप दुनिया में सबसे टॉप में था। लेकिन यूरोपीय प्रभुत्व के अवसान के लक्षण पहले से ही प्रकट होने लगे थे। मतलब हर चीज़ का डाउनफॉल आता है। हर जो भी चीज़ राइज होती है समझो उसका डाउनफॉल आएगा ही आएगा। यूरोप के बाहर जापान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए, जो कि अभी टॉप में है, दो बड़ी शक्तियों के रूप में उदित हो चुके थे। उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलन उभरने लगे थे। उपनिवेशों को लेकर यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच चलने वाली स्पर्धा और यूरोपीय मामलों को लेकर विभिन्न संघर्षों से प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, जो उस महाद्वीप के लिए विनाशकारी साबित हुआ। यूरोप के कई देशों में प्रबल आंदोलन छिड़ गए थे, जिनका उद्देश्य तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाना था। क्योंकि बड़े बड़े चेंजेस हुए उस समय। युद्ध की समाप्ति के पूर्व ही यूरोप के सबसे बड़े देश रूस में सफल क्रांति संपन्न हो चुकी थी। 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर दुनिया का जो रूप सामने आया वह पिछले 3 दशकों की दुनिया से काफ़ी भिन्न था। सब कुछ बदल चुका था। अब दुनिया पहले कृषि पर निर्धारित थी, अब वह इंडस्ट्रियों पर निर्धारित हो गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। यूरोप का प्रभुत्व और साम्राज्यवादी स्पर्धा पर देखें तो 19वीं सदी के 7वें दशक में जब साम्राज्यवादी विस्तार का नया दौर आरंभ हुआ, तब से लेकर 1914 तक दुनिया एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी हिस्से तथा विश्व के कुछ अन्य भाग भी यूरोप के किसी न किसी साम्राज्यवादी देश के नियंत्रण में आ चुके थे। मतलब पूरी दुनिया में यूरोप का शासन था। यूरोप के जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सब ये कंट्रीज हर कंट्री पर शासन कर रहे थे। चाहे वो पूरे अफ्रीका पर, पूरे एशिया पर, सब पर शासन किया इन्होंने। एशिया के भारत पर शासन किया भाई। मतलब देख रहे हो, और लोग एक्सेप्ट नहीं करते। भारत पर शासन किया, 200 साल तक गुलाम बना कर रखा। क्यों? क्योंकि लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। किसी के पास दिमाग ही नहीं है कि जीवन मतलब क्या। सब बस जिए जा रहे हैं। एशिया के भारत, मलाया मीन्स मलेशिया, सीलोन मीन्स श्रीलंका, म्यांमार जिसे उस समय बर्मा कहा जाता था, ब्रिटिश शासन के अधीन थे। ब्रिटेन ने शासन किया। इंडो चाइना के देश फ्रांस के अधीन थे और इंडोनेशिया डच शासन के अधीन था। चीन पर किसी साम्राज्यवादी देश का प्रत्यक्ष शासन नहीं था, लेकिन उसे भी कई देशों ने आपस में अलग अलग प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया था, टुकड़ों में बटा हुआ था। उसकी स्थिति एक अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेश जैसी हो गई थी। उसका विखंडन रुका तो 1899-1900 के बॉक्सर विद्रोह के कारण। इस विद्रोह को अंग्रेजों, जर्मनों और फ्रांसीसियों और जापानियों तथा अमरीकियों की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर दबाया। आखिरी रास्ता होता है वायलेंस, और वे सब बीजिंग पर काबिज हो गए। इन सारी सेनाओं ने मिलकर इस विद्रोह को दबाया और सबने बीजिंग पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस तरह चीन का विखंडन रुक गया। 1907 में ईरान को 3 हिस्सों में बांट लिया गया। एक हिस्सा ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र में आ गया, दूसरा रूसी प्रभाव क्षेत्र में रहा।
और तीसरा, दोनों देशों के लिए दरवाजे खुले रहे। मतलब देखो तो आप पूरी दुनिया में जो कुछ भी हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, तो आप देखो तो इसमें कहीं पे भी ये हर कंट्री अपना फ़ायदा देख रही है। किसी लोग मर रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, हर कंट्री अपना फ़ायदा देख रही है कि कब्जा करना है, यहाँ कब्जा करना, वहाँ कब्जा करना, हर कंट्री। तो एक एक मैसेज ये सब चीज़ें देती है कि अगर आप कमज़ोर हैं, इफ़ यू आर वीक यू विल एक्सप्लॉइटेड। मतलब अगर आप कमज़ोर हैं तो आप मारे जाएंगे, लताड़े जाएंगे। सबसे पहला फोकस किसी कंट्री का इस पर होना चाहिए, स्ट्रांग बनना। और स्ट्रांग बनने के लिए बिजनेस करना होगा, और बिना बिजनेस के तो आप स्ट्रांग बन ही नहीं सकते। दुनिया में जो सबसे अहमियत वाली चीज़ें हैं उन पर शासन करो। टेक्नोलॉजी अपने हाथ में रखो। देखो रशिया फाइटर जेट्स खुद के बनाता है, सबमरीन्स खुद की है, इकोनॉमी खुद के दम पर है, तो आज वो किसी से नहीं डरता। लेकिन ईरान को देखो, हर कोई आके मार के चला जाता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, न्यूक्लियर वेपन नहीं। ब्रिटेन का थोड़ा बहुत नियंत्रण अफगानिस्तान पर भी था। मध्य एशिया रूसी साम्राज्य के अधीन चला गया था। एशिया का एकमात्र बड़ा देश जो स्वतंत्र था वह था जापान। टेक्नोलॉजी बेस्ड एक कंट्री जिसने चेंज को अपनाया। 1895 में उसने चीन को हराकर फार्मूसा पर कब्जा कर लिया। देख रहे हो, जापान चीन को हराकर फार्मूसा पर कब्जा, जब उस टाइम पे भारत गुलाम था। बाद के वर्षों में उसने चीन पर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया और मंचूरिया को लेकर छिड़ी एक लड़ाई में रूस को शिकस्त दी, रूस को हरा दिया। 1910 ईस्वी में उसने कोरिया पर कब्जा कर लिया। मतलब देख रहे हो, इथियोपिया, आप मतलब आप देख रहे हो, आप मैप में देखो जापान की तरफ जब, और गूगल में सर्च करो जापान के लोगों को, आपको देख के लगता है कि ये लोग कब्जा करेंगे। और इन्होंने चीन पर कब्जा किया, चाइना पर, रूस को हराया। भाई साहब, मतलब आप हिस्ट्री पढ़ो, आपको क्या क्या देखने को नहीं मिलता। इथियोपिया और लाइबेरिया को छोड़कर बाकी सारा अफ्रीका भी यूरोपीय ताकतों के बीच बटा हुआ था। 1870 में बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने कांगो पर न्यूनाधिक निजी संपत्ति के तौर पर कब्जा कर लिया। मतलब अब देखो, एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब राजा महाराजा होते थे, क्या समय रहा होगा वो। और आज का टाइम कितना कुछ बदल गया है। यह देश बेल्जियम की सरकार को सन 1908 में सौंपा गया। ब्रिटेन के अफ्रीकी साम्राज्य में मिस्र, सूडान, इथियोपिया, युगांडा, ब्रिटिश पूर्व अफ्रीका, सियरा लियोन, गोल्ड कोस्ट, घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। मतलब देख रहे हो, मतलब पूरी आधी दुनिया पे तो ब्रिटेन ने ही कब्जा करके रखा था। फ्रांसीसी लोग अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, सहारा, फ्रांसीसी कांगो, फ्रांसीसी गिनी, सेनेगल, दाहोमी और मेडागास्कर पर काबिज हो गए थे। जर्मनी ने जर्मन पूर्व अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और कैमरून, टोगो लैंड पर अपना अधिकार जमा लिया था। इटली के अफ्रीकी प्रदेशों में लीबिया और सोमालीलैंड शामिल थे। पुर्तगाल के कब्जे में अंगोला, मोजाम्बिक और पुर्तगाली गिनी थे। रियो द ओरो तथा स्पेनी गिनी पर स्पेन का अधिकार था। इथियोपिया विजय की महत्वाकांक्षा से इटली को 1896 में मुंह मोड़ना पड़ा, जब अडोवा की प्रसिद्ध लड़ाई में इथियोपियाई सेना के हाथों उसे करारी शिकस्त खानी पड़ी। तो एक ही चीज़ है गाइस, अगर आपके हाथ में टेक्नोलॉजी नहीं है तो आपको झुकना पड़ेगा। मतलब कोई किसी भी कंट्री में यूरोप जाता था शासन करने, तो उस कंट्री के लोग तलवार निकालते थे और यूरोप बंदूक निकालता था। बंदूक, लोग तलवार चला रहे हो, बंदूक तोप चला रहे। तो टेक्नोलॉजी अगर आपके पास नहीं है तो आप मारे जाओगे।
आप टिक नहीं पाओगे ज़्यादा टाइम। तो टेक्नोलॉजी किससे आती है? परिवर्तन से, बदलाव से, चेंज से। और लोगों को बदलना नहीं है। लोगों को चेंज की बात करो तो लोगों के सामने आ जाते हैं उनकी परंपराएं कि अरे हमारे पापा नहीं बदले, हम कैसे बदलेंगे। लोगों के सामने आती हैं उनकी परंपराएं जो सालों से चली आ रही, जिनका कोई मतलब ही नहीं। आधी से ज़्यादा परंपराओं का कोई मतलब ही नहीं, सेंस ही नहीं। और वो परंपराएं हमें बदलने नहीं देती, और बदलोगे नहीं तो टेक्नोलॉजी तो फिर बहुत दूर की बात है। बदलाव ज़रूरी है, चेंज। ब्रिटिश साम्राज्य, और ऐसे ही लोग मारे जाते हैं, ऐसे ही लोग 200 सालों तक गुलाम रहते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य शासित लोगों की संख्या तथा शासित क्षेत्रों के फैलाव की दृष्टि से सबसे बड़ा था। इतना बड़ा कि आप सुनेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। इस समय ब्रिटेन की आबादी 4.5 करोड़ थी, लेकिन उसका औपनिवेशिक साम्राज्य 2.3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। देख रहे होगा, 2.3 वर्ग किलोमीटर में। इस क्षेत्र की आबादी 40 करोड़ थी। 40 करोड़ मतलब 4.5 करोड़ लोगों ने 40 करोड़ लोगों पर शासन किया। तो कितनी बड़ी बात है। 4.5 करोड़ लोगों ने 40 करोड़ लोगों पर शासन किया। शर्म की बात है, ये 40 करोड़ लोगों को तो डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे टाइम में। उस टाइम में 40 करोड़ लोगों पर शासन किया। क्या ब्रेन रहा होगा ब्रिटेन का। सिर्फ एक ही चीज़, उन्होंने एक चीज़ अपने हाथ में रखी, वो थी टेक्नोलॉजी, ब्रेन। तो सोच समझना है, छोटी छोटी चीज़ों को समझना कि लोग आपस में लड़ते रहते हैं, इसका फ़ायदा उठाओ। एक के साथ मिलकर दूसरे को मारो, फिर उस दूसरे को, पहले वाले को मारने के बाद दूसरे वाले को ही मार दो। क्या ब्रेन था। दूसरे तरफ आता है 3.9 करोड़ आबादी वाला क्षेत्र फ्रांस। 5 करोड़ से अधिक आबादी वाले 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर शासन करता था। 3.9 करोड़, 5 करोड़ लोगों पर शासन करता था। यूरोप का विश्व पर केवल राजनीतिक ही नहीं वरन आर्थिक प्रभुत्व भी था। क्यों? क्योंकि बिजनेस हाथ में था। दुनिया का बिजनेस, दुनिया में जो भी बिजनेस चल रहा वो सब यूरोप के कंट्रोल में चलता था। यूरोप का विश्व पर केवल राजनीतिक ही नहीं वरन आर्थिक प्रभुत्व भी था। कैसे? तो ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, इन तीन यूरोपीय देशों का दुनिया के लगभग 45% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण था। विश्व बाजार से जितने औद्योगिक उत्पादनों की खपत होती थी उसका प्राय 60% इन्हीं देशों का होता था। जिसकी पकड़ बिजनेस में है, जिसकी पकड़ रूट में है, व्यापार उसके जिसके कंट्रोल में है, वो दुनिया में टॉप में है। एशिया और अफ्रीका की साम्राज्यवादी विजय के साथ साथ यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच तीव्र स्पर्धा और संघर्ष भी चलते रहते थे, लेकिन सामान्यतः अधिकांश विवादों का निपटारा यूरोप के सम्मेलन कक्षों में हो जाता। देख रहे हो गाइस, मतलब पूरी दुनिया में शासन कर रहे हैं यूरोप के राज्य। जब उनके बीच मतभेद होता था तो वो बैठ कर सुलझाते थे। और यहाँ और बाकी की कंट्रीज में ये चीज़ नोटिस करोगे, किसी से विवाद है तो सीधे तलवार निकल जाती थी कि युद्ध करेंगे। मतलब आपस में लड़ने से क्या फ़ायदा भाई। लड़ना है तो बाहर वालों से लड़ो, लेकिन यहाँ घर वालों से ही लड़े पड़े हैं। और सम्मेलन कक्षों में सारे विवाद सुलझ जाया करते थे और युद्ध टल जाते थे। यूरोपीय शक्तियां अपने परस्पर विरोधी दावों का निपटारा आपसी लेन देन के आधार पर कर लेती थी। उदाहरण के लिए दावों प्रतिदावों के एक ऐसे दौर के बाद जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ाई की नौबत आ गई थी।
1904 में दोनों के बीच एक गुप्त समझौता हुआ जिसके अनुसार ब्रिटेन को मिस्र में के मामले में खुली छूट दे दी गई, बदले में मोरक्को फ्रांस को दे देने का फैसला हो गया। मतलब देख रहे हो कि ये कंट्रीज किसी और कंट्रीज पर, किसी और देश पर शासन, कि तुम इस पर शासन करो, हम इस पर शासन करेंगे, और उस कंट्री के लोग इतने मरे हुए कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम पर कोई और शासन कर रहा है। वो सब अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि हमारी किस्मत ऐसी, किस्मत तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारी किस्मत। तुम जानवर नहीं हो, तुम इंसान हो, इंसानों की तरह सोचो। जब इस बात की भनक जर्मनी को लगी तो उसने फ्रांस से मोरक्को पर से अपना दावा वापस लेने को कहा। इसके पश्चात एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संकट उपस्थित होते गए और यूरोपीय युद्ध की कगार पर पहुंच गए। आखिर मोरक्को के मसले का निपटारा 1911 में हुआ, जब फ्रांस जर्मनी को फ्रांसीसी कांगो का एक हिस्सा देने पर राजी हो गया और बदले में जर्मनी ने उसे सूचित किया कि जर्मनी की ओर से मोरक्को में जो चाहे करने की छूट है। नए संकट खड़े होने करने में और न इनका समाधान ढूंढने में फ्रांसीसी कांगो या मोरक्को के लोगों की इच्छा को कोई महत्व नहीं दिया गया कि हम शासन करेंगे तुम्हारे ऊपर। पूछना क्या है उनसे, करेंगे, ऐसी मेंटालिटी। और वहाँ के लोग, गलती इनकी नहीं, गलती इसकी है जिन्होंने ये सब कुछ झेला। क्यों झेला तुमने? तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी। उन्हीं देशों को लेकर सौदेबाजी की जा रही थी और उन्हीं देशों को पता ही नहीं, कुछ देशों को तो पता ही नहीं, सब सोए हुए हैं। उपनिवेशों को लेकर छिड़ने वाले अधिकांश विवादों का निपटारा करने वाले इन तथाकथित सज नोचे समझौते के बावजूद यूरोपीय राज्यों का सैन्यीकरण बढ़ता ही जा रहा था। हर देश दूसरे देश से डरता था, उसे शंका की दृष्टि से देखता था। फलतः वह अपनी सैनिक तथा नौसैनिक शक्ति बढ़ाने की फिक्र में लगा रहता था। हर देश की थल सेना और नौसेना का आकार बढ़ता ही चला जा रहा था। और गाइस, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे सोने का टाइम हो गया है, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। मिलेंगे कल इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू।